जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोयला और कोयला की टाइप्स जो है ना, मतलब कि कोल और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ये जो चार डेफिनेशन, जो चार कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले उसने ना कोल गैस दी हुई है। अब वो कहता है ये गैस बनती किस तरह से है। इसमें हाइड्रोजन डालते हैं, मीथेन डालते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं। इन तीनों गैसेस को मिक्स करते हैं और जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं कोल गैस। जब इसको हम लोग हवा में जलाते हैं तो हरारत पैदा होती है। जब इस गैस को हम लोग हवा में जलाते हैं तो ज़ाहिर है, सिंपल सी बात है, जब भी हम जलाएंगे तो हरारत तो पैदा होगी। इसलिए इसे आमतौर पर इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब डिफरेंट मशीनों में डाल के या फ्यूल के अंदर, ऑटोमोबाइल गाड़ियों वगैरह में या किसी और चीज़ में हम लोग डाल के फ्यूल के तौर पे भी इसको, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मतलब लकड़ियाँ नहीं हैं तो फिर इसको हम जला के हरारत पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो वो भी साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने यही कहा हुआ जी, कोल गैस क्या है। कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कहता है जी कोल गैस जो है ना वो तीन चीज़ों का मिक्सचर है। अब किस किस का मिक्सचर है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों का। इट प्रोड्यूसेस हीट, ये हीट पैदा करता है। व्हेन बर्न इन एयर, जब इसको हवा में जलाते हैं। देयर फॉर इट इज़ मेनली यूज, इसको आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर पे। कहाँ पे? इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक बस अब कर लें, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जी, अमोनिया लिकर आ जाता है। अब अमोनिया लिकर क्या है? कहता है ये अमोनिया गैस का पानी में सोलूशन है। मतलब अमोनिया गैस ली आपने, NH3 जो है जिसका फार्मूला होता है, उसको आपने H2O यानी पानी में मिक्स कर दिया तो एक सोल्यूशन बन गया। ये यानी कि अमोनिया लिकर बनता किस तरह से, ये बताया कि अमोनिया गैस लेके पानी में डाल दें तो अमोनिया लिकर बन जाता है। ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल होता है। मतलब ये खाद बनाने में भी इस्तेमाल होता है अमोनिया लिकर, और वो वाली खाद जिसमें नाइट्रोजन डलती है। मसलन जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो अमोनियम सल्फेट बनता है जो कि फर्टिलाइज़र है। यानी जब इसी गैस को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ जब हम इस गैस को रिएक्ट करवाते हैं तो जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं अमोनियम सल्फेट, और वो भी एक खाद है, वो भी एक फर्टिलाइज़र है। तो बहुत सिंपल है, इसको याद करना है कि इसको अमोनिया को पानी में डालते हैं तो एक गैस बनती है जिसे अमोनिया लिक्विड कहते हैं। कहता है इसको खादों में इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो अमोनियम सल्फेट बनता है जो कि एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें वो भी सेम यही है। अमोनिया लिकर, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। कहता है ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि जब हम अमोनिया गैस को पानी में डालते हैं तो अमोनिया लिकर बनता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। कहता है ये प्रीपेयर, तैयार किया जाता है, इस्तेमाल होता है किस चीज़ को तैयार करने के लिए? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र का मतलब खाद। और और कौन से वाली खाद? वो वाली खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन मिक्स हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है जब इस गैस को, यानी कि ये जो अमोनिया लिकर है, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल देते हैं ना, H2SO4 में, इट प्रोड्यूसेस, ये पैदा कर देता है अमोनियम सल्फेट। तो ये हमें अमोनियम सल्फेट देता है जो कि एक फर्टिलाइज़र है, जो कि एक खाद है। यानी जब आपने अमोनिया लिकर को किस में मिक्स कर दिया? सल्फ्यूरिक एसिड में, तो जो चीज़ पैदा हुई उसका नाम था अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट जो है वो एक खाद है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें कोल तार की, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कोल तार क्या है? ये एक गहरा स्याह माया, आपने देखा होगा। मैं लेक्चर ज़रा थोड़े से लेट जो है ना अपलोड कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि साथ साथ मैं मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो काइंडली वो भी जाके आप लास्ट में लेक्चर्स लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे भी लिंक्स को ज़रूर शेयर करें। ये गहरा स्याह माया है। ये कोल तार के बारे में बता रहा है कि ये ब्लैक कलर का होता है, एक माया ही है जो 200 से ज़ायद मुख्तलिफ आर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है। और इसमें कितने कंपाउंड होते हैं? 200 से भी ज़्यादा। यानी कोल तार क्या है? एक पानी की तरह की एक शक्ल होती है और उसके अंदर 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक का मतलब जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। इन कंपाउंड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग किया जाता है। अभी देखें ना, ये एक माया था और इसके अंदर कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? 200। तो अब जाहिर है उन 200 को हम लोगों ने अलग करना है उसमें से।
तो एक मशीन में डालेंगे, वो मशीन क्या करेगी, उन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग कर देगी। उस मशीन का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मतलब ये है कि हम लोग इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग कर लेंगे। चंद अहम एरोमेटिक कंपाउंड, कहता कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो इसमें मिक्स होते हैं, बेंजीन है, फिनोल है, टोलिन वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा और भी अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह भी होती है। अगर आपसे कोल तार की डेफिनेशन पूछे वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा ज़ाहिर है वो आपसे इस्तेमालात भी पूछ सकता है कि कोल तार के यूजेस कहाँ पे हैं, वो यहाँ से शुरू होते हैं। ये केमिकल दवाइयों में, रंग में, पेंट्स में, प्लास्टिक में, फाइबर और पेस्टिसाइड मीन कीड़े मार दवाइयाँ जो होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है ये कोल तार। इन कीमती और अहम केमिकल्स के अलावा, इन केमिकल्स के अलावा इसको एक और जगह भी यूज़ किया जाता है। कहता है इसके अलावा कोल तार जो होती है ना, इसका एक स्याह रंग का वेस्ट भी होता है जो पिच कहलाता है। मतलब अब 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने उनको अलग अलग कर लिया, सबको जब आप अलग अलग कर लेते हो ना, तो एंड पे जो चीज़ बचती है ना, उसको वो स्याह रंग का वेस्ट होता है। वेस्ट का मतलब जो एंड पे जो चीज़ बच जाती है उसको हम लोग कहते हैं पिच। यानी 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग करके जो आखिरी चीज़ बची उसे कहते हैं पिच। अब पिच का काम क्या होता है, ये छतों और सड़कों की सतह को हमार करती है, जिसे हम लुक भी कहते हैं। सड़क के ऊपर जो पड़ी होती है, आपने देखा होगा, छतों पे भी पहले लगाते थे, अब नहीं लगाते। सड़कों के ऊपर तो आपने देखा है अभी भी वो लगी होती है लुक, पक्की बिल्कुल ऊपर जम जाती है सड़क के। अगर आपसे वो पिच की डेफिनेशन पूछे तब भी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है। अगर आपसे कोल तार के इस्तेमालात पूछे तब भी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद एक कोल तार की डेफिनेशन होगी और ये इसकी होगी। अब इंग्लिश मीडियम वालों को ज़रा मैं करवा दूँ। अच्छा जी, कोल तार। कोल तार इज़ आ थिक ब्लैक लिक्विड। कहता है ये बड़ा जो है ना गहरा स्याह माया होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके अंदर जो है ना 200 से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ज़्यादातर एरोमेटिक होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। दीज और कंपाउंड्स, ये जितने भी कंपाउंड है ऊपर, इनको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। किस मशीन में? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो कि उसने यहाँ पे आपको दे दिए, उनके नाम दे दिए कि कौन कौन से हैं। बेंजीन है, फिनोल है, टोयोलिन है, ठीक है, एनिलाइन है, ये इस तरह की चीज़ें ये आपने कर लेनी ETC, ठीक है। यहाँ तक ये हो जाएगी डेफिनेशन कोल तार की। अब वो आपसे पूछता है यूजेस। दीज केमिकल्स आर यूज, ये जो केमिकल्स हैं जो हम लोगों ने ये पढ़े हैं, दीज केमिकल आर यूज टू सिंथेसाइज ड्रग्स, मेडिसिन बनाने में। इसके अलावा डाइस, चीज़ों को खुश्क करने में, बम धमाकों वाली चीज़ें, पेंट्स है, वार्निश वगैरह है, प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर है, एंड पेस्टिसाइड यानी कीड़े मार दवायात और इस तरह की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है। कौन? जो 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी बात कर रहे हैं। बिसाइड दीज वैल्यूएबल केमिकल्स, इसका मतलब होता है इसके अलावा, यानी इन केमिकल्स के अलावा, द ब्लैक रेजिड्यू, एक काले कलर का रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू का मतलब जो बचा हुआ होता है। किस में से बचा होता है? कोल तार में से। यानी कोल तार में से एक कुछ एंड पे ना बची हुई चीज़ रह जाती है जिसको ब्लैक रेजिड्यू होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। पिच कौन सी चीज़ है? जब 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग करते हैं, एंड पे जो चीज़ बची हुई रह जाती है उसे कहते हैं पिच। और वो कहाँ से बचती है? ज़ाहिर है कोल तार के अंदर से, वो ब्लैक कलर की होती है। इट इज़ यूज फॉर सर्फिसिंग ऑफ रोड एंड रूफ्स। कहता है ये जो पिच होती है ना, इसको हम लोग सतह पे लगाते हैं। किसकी सतह पे? रोड्स की, सड़कों की सतह के ऊपर, सरफेस मीन सतह, या फिर रूफ, छतों की सतह के ऊपर भी लगाते हैं ताकि लीक ना हो, बारिश का पानी नीचे ना आए। यहाँ तक अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछता है पिच की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। अगर आपसे वो पूछता है कोल तार के यूजेस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसको लिख देना है, ठीक है जी। एंड पे रह गया कोक, ठीक है जी। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोल तार के अंदर कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? 200। यानी 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इकट्ठे होते हैं कोल तार बनता है। जब हम लोग इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड को मशीन में अलग अलग कर लेते हैं तो एंड पे जो चीज़ बचती है, एक तो वो होती है पिच, एक तो पिच बच गई, और इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है ना उसे कोक कहते हैं। दो चीज़ें बचती हैं, एक पिच बचती है और दूसरी कोक बचती है, ठीक है। तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। कोक में 98% कार्बन है, यानी कोक के अंदर जो कार्बन है वो 98% है। ये कोल में, यानी कि कोल तार में एंड पे जो वेस्ट रह जाता है ना,
उसको कहते हैं कोल। कोल तार के अंदर जो आखिर में जो चीज़ वेस्ट रह जाती है ना, बची हुई जो चीज़ रह जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कोक। दो चीज़ें बचती है ना, एक पिच बचता है और एक ये, ठीक है, कोक बच। ये कोल को डिस्टिलेशन के अमल से गुजारा जाता है, यानी इसको, तो इसमें से तमाम अज्जा अलग हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा कि जब इसको हम मशीन से गुजारते हैं तो ये 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग हो जाते हैं, तमाम अज्जा अलग अलग हो, और एक ठोस वेस्ट बाकी रह जाता है। एंड पे एक चीज़ बाकी रह जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। दो चीज़ें बाकी रह जाती हैं, एक तो ये स्याह रंग का वेस्ट रह जाता है जैसे पिच कहते हैं, जो दूसरी चीज़ बाकी रह जाती है ना, सबको अलग अलग करके, उसे हम लोग कोक कहते हैं। ये कोक की डेफिनेशन हो जाएगी। ये मेटल्स की एक्सट्रैक्शन ख़ासतौर पर आयरन की मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। यानी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि मेटल्स को खूबसूरत बनाने, उनमें से जंग वगैरह को उतारने, ठीक है, आयरन वगैरह की मेटलर्जी वगैरह, ठीक है, उसको डिफरेंट शक्लों में कन्वर्ट करना रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। इसे फ्यूल के तौर पे भी हम लोग जो है ना, अगर हमारे पास फ्यूल वगैरह नहीं है तो फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी कोक की डेफिनेशन थी और उसके यूजेस भी थे। अब एंड पे ये जो इंग्लिश मीडियम वालों का, उसने कहा कोक इज़ 98% कार्बन, यानी कोक के अंदर तकरीबन जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा कि 98% जो है ना वो होती है जी कार्बन, ठीक है। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल, वो जो कोल तार पीछे पड़ा था उसमें जो एंड पे जो चीज़ बचती है ना, जो रेजिड्यू रह जाता है, उसे कहते हैं कोक। व्हेन कोल इज़ सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब कोल जो है ना, कोल तार पीछे जो था, उसको हम लोग मशीन से गुजारते हैं ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, तो इट लॉसेज ऑल इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स, तो वो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं 200 के 200, वो अलग अलग हो जाते हैं। एंड पे लीव बिहाइंड, लीव का मतलब जो बच जाती है, बिहाइंड पीछे, सॉलिड रेजिड्यू, जो एंड पे जो चीज़ बचती है ना वो ज़रा सॉलिड होती है, ठीक है, सख्त होती है, उसे कहते हैं कोक। एंड पे दो चीज़ें बचती हैं, जैसा कि आपको बताया, एक कोक बचती है और एक पिच बचती है। इट इज़ मेनली यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कहता है जब हम लोग मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, लोहे वगैरह की, ठीक है, उसमें से जंग उतारते हैं, लोहे को डिफरेंट शक्लें देते हैं, तो उसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, उसकी शक्लों को कन्वर्ट करने में मदद देता है। इट इज़ आल्सो यूज एज अ फ्यूल, और इसके अलावा फ्यूल के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 डेफिनेशंस थी, और एज़ वेल एज़ हम लोगों ने इसके यूजेस के बारे में पढ़ा। तो बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को या ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और इसके अलावा मैथ की वीडियोस भी आप जाकर ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।